हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अब तक हम लोग प्रैक्टिस सेट देखे, 4 या 5 प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके। 2008 का 18 का एलटी ग्रेड का पेपर भी देख चुके, ठीक है। 2018 का एलटी ग्रेड का पेपर देखे, फिर 2004 का टीजीटी का पेपर देखे, और इस तरीके से लेकर के 2 ये और 4 और हम लोगों ने क्या देखा था, प्रैक्टिस सेट देखा था, ठीक है। तो ये सारे चीजें ठीक है। अब थोड़ा सा तो हम लोग अंदर भी घुस करके पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट। ए सही बी सही, इससे काम थोड़े चलने वाला। चलिए ठीक है, बीच बीच में वो भी आता रहेगा। और कल कल मैंने क्या अपलोड किया था? कल मैंने अपलोड किया था अपने हैंड रिटन से। हम लिख रहे थे लीवर के बारे में, जो भी फैक्ट था। हम लोग को डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है, लेकिन परीक्षा पास करने के लिए जो भी लीवर से जुड़ा फैक्ट था, कल के वीडियो में मैंने अपलोड किया था। बहुत अच्छा आप लोग की प्रतिक्रिया नहीं दिखी। हमने कहा था कमेंट बॉक्स में 5 लोग अगर कमेंट करेंगे, 5 लोग क्या, 2-3 लोग भी अगर कमेंट कर दिए होते कि मैम उसे नेक्स्ट में, मतलब उसे नेक्स्ट करिए, चालू करिए, उसे रखिएगा, तो हम क्या करेंगे, उसे लेकर के आएंगे। लेकिन आप लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, इसलिए हमने क्या किया, एक ही दिन में उसे बंद कर दिया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे बुक की फोटो खींच करके आप लोग को पढ़ाऊंगी। जैसे आप लोग खुश रहो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक। बहुत ज्यादा बातें ना करके थोड़ा आप लोग का हाल चाल पूछ लें। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और मैं भी क्या हूँ, थोड़ी सी कल से बेहतर मेरी तबीयत है, ठीक है। अब क्या है, प्रसव पीड़ा की 3 अवस्थाएं पहले जान लो आप लोग। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये तो आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रसव के प्रकार, स्टेजेस ऑफ लेबर, ठीक है, कितने प्रकार के प्रसव होते हैं। फिर हम लोग इसमें क्या देखेंगे, फिर हम लोग इसमें ये चीज देखेंगे कितने प्रकार की होती है, ये तो हो गया, ठीक है। फिर प्रसव के प्रकार हो गया, यहाँ पे क्या उल्टा प्रसव, बीज प्रसव कौन कौन से होते हैं, स्टोमेटेड प्रसव, ठीक है। फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। फिर यहाँ से क्या है, अस्पताल में करवाने के क्या लाभ होते हैं, ठीक है। फिर छोटे बच्चे के क्या है, नवजात शिशु के वस्त्र कैसे होते हैं। फिर नवजात शिशु के लिए क्या है, उनके मतलब क्या है, नवजात शिशु की शारीरिक विशेषताएं हैं, यानी भार, लंबाई, त्वचा, शारीरिक अनुपात, ये सारी चीजें हम लोग क्या है इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। अभी और भी कुछ है। फिर स्तन त्याग कराने के लिए, यानी बीनिंग कराने के लिए बच्चा दूध कैसे छोड़ेगा, उसके लिए क्या है, मल त्याग, त्वचा, स्किन, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास हम लोग का क्या कह रहा है, प्रसव की अवस्थाएं। प्रसव की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, प्रसव की प्रथम अवस्था विस्तारण अवस्था होती है। स्टेजेस ऑफ क्या होती है, डायलेशन होती है, ठीक है। यह अवस्था यह अवस्था प्रसव पीड़ा के प्रारंभ होने से ग्रीवा के संपूर्ण विस्तारण तक बनी रहती है, ठीक। इस प्रकार इस अवस्था को विस्तारण अवस्था यानी स्टेजेस ऑफ डायलेशन कहते हैं, ठीक। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। क्या है, गर्भकालीन विषाक्त उच्च रक्तचाप जिन्हें हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक। सूजन जिन्हें ओडिमा कहते हैं, व एल्ब्यूमिनूरिया तीनों से संबंधित है, ठीक है। यानी जो गर्भकालीन विषाक्तता होती है किससे संबंधित होगा, पहली बात तो पीपी से होगा, दूसरा नंबर ओडिमा से यानी जो सूजन होता है उससे होगा, तीसरा नंबर क्या है, एल्ब्यूमिनूरिया से होगा। इस एल्ब्यूमिनूरिया में होता क्या है, आप कहोगे मैम बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, यूरिन डिस्चार्ज करने की जरूरत महसूस होती है, ठीक है। ओडिमा में शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। और बीपी आप लोग समझते ही हो, नॉर्मल बीपी कितनी होती है, तो 120/80 mmHg होता है, ठीक है। अब इसको भी बता दें, 120 क्या है, सिस्टोल है, 80 क्या है, डायस्टोल है, ठीक है। इस तरीके से क्या हम लोग पढ़ते चलेंगे। गर्भ के आरंभ अथवा अंत में माँ के पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है। गर्भकाल की विषाक्तता के कारण, यानी विषाक्त के कारण क्या होता है, एक लैम्पटिक दौरा आता है, ठीक है। इस अवस्था में शिशु सिर नीचे किए हुए, अब तक तो ये फैक्ट था, अब इसको यहाँ से हम फिर से आप लोगों को रिलेट करा दें, ठीक। क्या है, इसी कारण, यानी कौन सी अवस्था चल रही है, प्रसव की प्रथम अवस्था में विस्तारण की अवस्था थी, इसी कारण इस अवस्था को क्या कहते हैं, विस्तारण की अवस्था कहते हैं, स्टेजेज ऑफ डायलेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से को रिलेट करो। इस अवस्था में शिशु सिर नीचे किए हुए गर्भाशय में आता है एवं वह पानी से भरी थैली में तैरता रहता है, ठीक है। प्रत्येक पीड़ा के साथ गर्भाशय की दीवार शिशु को नीचे लाने के लिए दबाव देती है, ठीक है। साथ ही शिशु को बाहर लाने वाले मांसपेशियां भी धीरे धीरे उसे बाहर लाने की तैयारी करती हैं, ठीक। अब क्या है,
प्रसव की द्वितीय अवस्था यानी निष्कासन अवस्था क्या है, स्टेजेज आप क्या है, एक्सप्लोसन की अवस्था कहेंगे। ठीक है, यह अवस्था योनि के पूर्व विस्तारण से शिशु के जन्म तक रहती है। इसी अवस्था में शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है। यह अवधि प्रथम अवस्था यानी स्टेजेज ऑफ एक्सप्लोसन के बाद आती है। ठीक, यानी सेकेंड अवस्था ये है। ठीक है, प्रथम अवस्था ये था। प्रथम अवस्था क्या था, आप लोग देखें ना, प्रथम अवस्था यहाँ पे ये चीजें गलत लिखे तो सेकेंड अवस्था का नाम लिख दिया। प्रसव की तृतीय अवस्था संपूर्ण निष्कासन अवस्था यानी स्टेजेस ऑफ कंप्लीट एक्सप्लोसन। यह अवस्था उस समय तक बनी रहती है जब तक अपरा तथा अन्य झिल्लियों का संपूर्ण निष्कासन नहीं हो जाता है। 10 से 15 मिनट में ही उपर्युक्त सब पदार्थ बाहर आ जाते हैं। कितने देर में, 10 से 15 मिनट में जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं सब क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। अपरा के बाहर आते ही गर्भाशय के पेशीय तंतु यानी मसल मसल फाइबर्स अपरा तक रक्त पहुंचाने वाली रक्त नलिकाओं को दबा देते हैं, जिससे रक्तस्राव अधिक न हो सके तथा फटे हुए भाग पर फाइब्रिन के जमने की क्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक, 3 से 4 दिनों में शिशु के शरीर के तरल पदार्थों का निष्कासन होता है। कितने में, 3 से 4 दिनों में शिशु के शरीर के तरल पदार्थों का निष्कासन होता है। इस कारण इसका वजन 150 से 300 ग्राम तक कम हो जाता है। ठीक है, किस कारण जब उसके शरीर से तरल पदार्थ वगैरह हटाए जा रहे, सफाई की जा रही है, तो उस समय क्या होता है, 150 से 300 ग्राम तक बच्चे का वजन क्या होता है, कम हो जाता है। होता है ना कि बच्चे का 7वें दिन तक क्या होता है, उसका वजन कम हो जाता है, परंतु 4 से 5 दिनों बाद बढ़ना प्रारंभ हो जाता है तथा 10वें दिन तक बच्चा अपने जन्म के वजन के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रक्रिया होती है। ठीक, इसके पश्चात प्रति सप्ताह 240 से 420 तक शिशु का वजन बढ़ता है। ठीक है, ये सारे जो भी डेट दे रहे ना, ये जो डिजिट दी जा रही, सब बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग कहीं नोट करते चलिएगा। अब क्या है, प्रसव के प्रकार, टाइप ऑफ डिलीवरी। सामान्यतः शिशु 5 प्रकार से होते हैं, प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव, नेचुरल आर क्या है, स्पॉन्टेनियस बर्थ, औजारों की मदद से प्रसव यानी इंस्ट्रूमेंटल बर्थ, उल्टा जन्म यानी ब्रीच बर्थ, आड़ा जन्म यानी क्या है, ट्रांसवर्स है, प्रिजर्नेशन नहीं प्रजेंटेशन बर्थ। ठीक है, नंबर 5 क्या है, चीड़ फाड़ द्वारा प्रसव। ठीक, यानी क्या है, कर्सेरियन बर्थ। ठीक है, क्या है, सिजेरियन बर्थ। क्या होगा, सिजेरियन बर्थ। ठीक है, यहाँ पे सी होगा तो सी के आगे फिर ए हो जाता है तो उसको क पर, चले ठीक है, क्या, सिजेरियन बर्थ। ठीक, प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव, नेचुरल आर स्पॉन्टेनियस बर्थ, औजारों दवाओं की सहायता के बिना संपन्न होने वाली प्रसव प्रक्रिया सामान्य अथवा प्राकृतिक प्रसव कहलाती है। ठीक है, यानी ऑपरेशन नहीं होता है, जब नॉर्मल बच्चा होता है तो क्या है, प्राकृतिक प्रसव होता है। नंबर 2 क्या है, अभी भी इसी में चल रहा है। ठीक, यह प्रसव सामान्य माता शिशु तथा सामान्य स्थिति में ही संभव हो पाता है। इस प्रकार के प्रसव में, एक सेकंड, कॉफी ठंडी हो गई। इस प्रकार के प्रसव में बालक का सिर पहले बाहर आता है, फिर एक कंधा तथा दूसरा कंधा और बाद में शरीर का अन्य भाग धीरे धीरे निकलता है। पहले क्या आएगा, पहले सिर बाहर आएगा, फिर एक कंधा, फिर दूसरा कंधा, देन क्या होगा, उसका पूरा शरीर बाहर आता है। लाभ क्या है, इस प्रकार के प्रसव में कम समय लगता है, प्रसव प्रक्रिया कम जटिल होती है। सामान्य प्रसव से उत्पन्न बालक अपने वातावरण से शीघ्र और बेहतर समायोजन स्थापित कर लेते हैं। सामान्य प्रसव के समय माताएं भी तुलनात्मक रूप से कम चिंतित होती हैं।
प्रसूता को अस्पताल से शीघ्र ही छुट्टी मिल जाती है। जन्म के तुरंत बाद शिशु और मां को अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। माता व शिशु दोनों का स्वास्थ्य प्रसव क्रिया के बाद ठीक रहता है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। प्राकृतिक प्रसव को सामान्य या स्वाभाविक प्रसव भी कहते हैं। लगभग 80 से 85% महिलाओं को सामान्य प्रसव होने की संभावना होती है, परंतु कुछ स्थितियां जिसमें मां या बच्चे की जान को खतरा होता है, उनमें प्रसव सर्जरी के द्वारा गर्भाशय को काटकर शिशु को बाहर निकाला जाता है। अब क्या है, औजारों की मदद से प्रसव, ठीक है, यानी इंस्ट्रूमेंटल बर्थ। जब शिशु का आकार मां के शरीर से आसानी से निकलने योग्य ना हो तो उसे औजारों की मदद से निकाला जाता है। औजारों द्वारा प्रसव मार्ग को चौड़ा कर दिया जाता है तथा औजारों की सहायता से शिशु को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, कैमरा चल रहा है, कोई बात नहीं है। इसमें कभी कभी शिशु के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। औजारों की मदद से प्रसव निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। किस किस स्थिति में? योनि मार्ग छोटे होने पर, शिशु का सिर बड़ा होने पर, शिशु के कमजोर होने पर, और गर्भाशयिक संकुचन यानी जो कॉन्ट्रैक्शन होने की कम होता है उस स्थिति में। ठीक, गर्भाशयिक पानी की थैली फट जाने पर। ठीक, ये इतने रीजन होते हैं। अब क्या है, उल्टा प्रसव यानी ब्रीच डिलीवरी। जब शिशु की स्थिति गर्भ में उल्टी होती है, अर्थात सिर गर्भाशय में ऊपर की ओर, पहले क्या है, पहले सिर आता है ना, पहले क्या बताया, पहले सिर आएगा, फिर एक कंधा, फिर एक कंधा, फिर बाकी पूरी पूरी बॉडी आती है। ठीक, तो गर्भाशय में ऊपर की ओर होता है तथा नीचे का भाग यानी बॉटॉक्स सूंडी गुहा में होता है तथा प्रसव वेदना होनी प्रारंभ हो जाती है, तो उस स्थिति का निचला भाग पहले बाहर आता है तथा सिर बाद में आता है। सामान्यतः इस प्रसव में औजार लगाना आवश्यक हो जाता है। ठीक, पहले ज्ञात होने पर यह गर्भ की स्थिति को सामान्य किया जाता है। ठीक है, गर्भ की स्थिति को सामान्य किया जाता है, किंतु प्रसव वेदना आरंभ हो जाने पर उल्टा प्रसव औजारों की मदद से कराया जाता है। ठीक, अब क्या है, आड़ा प्रसव यानी क्या है, ट्रांसवर्स बर्थ। जब गर्भावस्था में शिशु की स्थिति आड़ी होती है, अर्थात बालक पड़ी यानी क्या है, क्रॉस वाइज, यानी इस तरीके का माँ का ये पेट है और इस तरीके से बच्चा जब होता है तब क्या होता है, वहां पे ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, स्थिति में क्रॉस वाइज स्थिति में होता है तथा प्रसव प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तो औजारों की मदद से शिशु को दिशा देकर बाहर निकाला जाता है। बिना औजार की मदद से यह प्रसव संभव नहीं है। ठीक है, या तो इस तरीके का बच्चा रहे, ऐसे सिर नीचे और पैर ऊपर रहे, या तो क्या है, सिर ऊपर रहे पैर नीचे रहे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 ही होता है, या तो इस तरीके से वो बच्चा। ठीक है, तो ये तो बिना ऑपरेशन के संभव ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्या, चीर फाड़ से प्रसव। ठीक है, यानी सिजेरियन बर्थ। जब माँ की उदर यानी एब्डोमेन की दीवार में चीरा लगाकर शिशु को बाहर निकालते हैं तो यह चीड़ फाड़ द्वारा प्रसव कहलाता है। चीड़ फाड़ द्वारा प्रसव निम्नलिखित स्थिति में होता है। कब कब होगा, जब शिशु का आकार बड़ा हो जाए, शिशु का गर्भ में परेशान अथवा विचलित होना तथा सामान्य प्रसव के दौरान उसकी जिंदगी को खतरा होना। ठीक है, अगर ये लगे कि बच्चा क्या है, खतरे में है। ठीक, शिशु का उल्टा अथवा आड़ा होना तथा सामान्य अथवा औजारों के माध्यम से बाहर निकालने में उसकी जान का खतरा होना, माँ का योनि मार्ग सकरा होना तथा शिशु के निकलने की संभावना ना होना। ठीक, शिशु को गर्भ में मृत्यु हो जाना, शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाने पर प्रसव वेदना न होना तथा शिशु का गर्भ में समय अधिक ले लेना, परिणाम स्वरूप अस्थियों की अधिक परिपक्वता यानी क्या है, पोस्ट मैच्योरिटी हो जाना। ठीक है, क्या होता है, परिपक्व, अधिक परिपक्व हो गया है, तब ये चीजें होती है। चीड़ फाड़ द्वारा उत्पन्न बालक के आरंभिक समायोजन यानी शांत भाव से होता है। ठीक, ये बालक कम क्रियाशील तथा शांत प्रकृति के पाए जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। जन्म के बाद 15 से 20 मिनट का समय वह समय है जब बालक अपने वातावरण के साथ बिल्कुल समायोजन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता है। ठीक,
जन्म के कितने देर तक? 15 से 20 मिनट तक बालक क्या है, एकदम निष्क्रिय रहता है। इस अवस्था के बाद आहार नाल काटते ही, ठीक है, क्या आहार नाल काटते ही बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है। आहार नाल जब तक कटा नहीं रहता है तब तक बच्चा अभी माँ से जुड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही उसका आहार नाल कट कर दिया जाता है तब वो क्या हो जाता है, क्या होता है, स्वतंत्र जीव बन जाता है और अपने वातावरण के प्रति प्रक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। अब क्या है, नवजात शिशु के आगमन की तैयारी, यानी प्रिपरेशन फॉर द अराइवल ऑफ न्यू बोर्न। ठीक। वैज्ञानिक तैयारी के, मनोवैज्ञानिक तैयारी के अतिरिक्त शिशु के आगमन के लिए अन्य कई तैयारियां करनी पड़ती हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं प्रसव काल के समय अवश्य होती हैं, अन्य वस्तुएं शिशु के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे अस्पताल। कुछ वस्तुएं प्रसव काल, अस्पताल में कुछ वस्तुएं प्रसव काल के समय आवश्यक होती हैं। उसमें से क्या है, प्रसव होने की स्थिति में प्रसव के समय उपयोग में आने वाली सामग्री की व्यवस्था अस्पताल में हो जाती है। माता को शिशु के आगमन के लिए तैयारी करना आवश्यक होता है। सामान्यतः गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था में माता को कुछ शारीरिक कष्ट, परेशानियां तथा समायोजन संबंधी समस्याएं होती हैं, रहती हैं। अब प्रसव के लिए की जाने वाली तैयारियां क्या क्या है, तो प्रसव के पूर्व अनेक बातों का विचार करने, उनके संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक होता है। क्या होता है, आवश्यक होता है, एक सेकेंड, आवश्यक होता है प्रसव के स्थान का चुनाव, घर, अस्पताल तथा विशेष डॉक्टर का चुनाव। ठीक है, यानी क्या है, डिसाइड कर लो कहाँ बच्चा होगा। ठीक। प्रसूता के लिए आवश्यक वस्त्र तथा सामग्री, प्रसूता यानी मदर के लिए। ठीक है। शिशु के लिए आवश्यक वस्तुएं तथा वस्त्र, आवश्यक वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय के लिए धन की व्यवस्था, यानी जो भी चीजें हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इन सारी चीजों की योजना हम पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि मेरे घर में नन्ना मेहमान आने वाला है, ये मुझे पता होता है। ठीक है। हम लोग को पता होता है। प्रसव के लिए नर्स अथवा दाई का चुनाव कर लेना। प्रसव, यदि प्रसव घर में किया जाना है तो प्रसव के लिए आवश्यक वस्तुओं की तैयारी कर लेना। अब यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा है, अस्पताल या संस्थागत प्रसव को प्रसूता एवं नवजात के लिए सुरक्षित माना जाता है। इसके बावजूद हमारे परिवेश में लोग वहां जाने से कतराते हैं, जिनके कुछ प्रमुख कारण हैं। क्या कारण है कि अस्पताल जाने से कतराते हैं? नर्स की अत्यधिक व्यस्तता के कारण प्रसूति की उचित देखभाल नहीं हो पाती है। इलाज अत्यधिक महंगा होता है, जो सामान्य व्यक्तियों के लिए असहजता की स्थिति उत्पन्न करता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी होना। ठीक है। लेकिन क्या है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है ना कि अस्पताल में बच्चा पैदा होगा तो पता नहीं कितना, पहले 3,000 पहले बच्चे पे, की 5,000, हमें पूरा नहीं कंफर्म है। ठीक है, जो होगा जिसके यहाँ वो लोग जानते होंगे। अस्पताल में प्रसव करवाने से लाभ क्या है? नंबर 1, अस्पताल में मां तथा शिशु की देख उचित तथा वैज्ञानिक रीति से होती है। कोई भी परेशानी आने पर तुरंत आधुनिक डॉक्टरी सुविधाएं प्राप्त होती है। प्रसव के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री अस्पताल में मिल जाती है, अतः कोई अतिरिक्त प्रबंध नहीं करना पड़ता है। यदि प्रसूता की देखभाल करने के लिए परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य नहीं है तो उसकी व्यवस्था भी अस्पताल में हो जाती है। वे गर्भवती महिलाएं जिनका प्रसव सामान्य रूप से नहीं हो पाता तथा उन्हें, जिन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, इसके लिए अस्पताल में पूर्ण व्यवस्था होती है। आजकल तो अस्पताल वाले पहले ही सोचते हैं ऑपरेशन हो जाए। सरकारी प्रसव केंद्रों की निर्धन महिलाओं के लिए प्रसव की मुफ्त सेवाओं के साथ साथ निशुल्क भोजन की भी व्यवस्था होती है। ठीक है, जो सरकारी अस्पताल होते हैं। प्रसव हेतु आवश्यक सामग्री व उपकरण क्या है? प्रसूता के लिए आवश्यक सामान क्या है? बड़ा रबड़ का टुकड़ा लगभग 2 मीटर लंबा। ठीक। छोटा रबड़ का टुकड़ा 1 मीटर लंबा। 1 पाउंड उत्तम विसंक्रमित, यानी क्या है, स्टरलाइज्ड सोखने वाली रुई। ठीक है, यानी भी संक्रमित हो। 3 दर्जन सैनिटरी पैड्स, इसके स्थान पर गौज या शोषक रुई से भी पैड बनाए जा सकते हैं। ठीक। 1 सैनिटरी बेल्ट, 1 डिब्बा सल सेफ्टी पिन। ठीक है। 8 ऑunce वाली डिटॉल की शीशी, 4 बर्तन हाथ इत्यादि धोने के लिए। अच्छा, इनेमल के तसले उत्तम रहेंगे। ठीक है। इनेमल के जग व लोटे पानी रखने के लिए। 2 इनेमल के तसले व बाल्टियां गंदा पानी डालने के लिए। 4 पट्टियां 7 सेंटीमीटर चौड़ी व 68 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है।
जिनके यहाँ प्रसव होने वाला होगा वो इस चीज को बहुत अच्छे से देख लेंगे। ठीक है। नवजात शिशु के वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सामग्री क्या है? नवजात शिशु के वस्त्रों का उनके विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। शिशु के वस्त्रों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। वस्त्रों द्वारा नवजात शिशु के शरीर को पर्याप्त उष्णता प्राप्त होनी चाहिए। उष्णता यानी हीट यानी गर्मी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। नवजात शिशु के वस्त्र आरामदायक हो, उसकी क्रियाओं अथवा शारीरिक विकास में किसी भी प्रकार बाधक न हो। ठीक। क्या होता है, जिनके घर में नवजात बच्चा पैदा होने वाला होता है वो कपड़े क्या करते हैं, पहले कॉटन के कपड़े खरीद लाते हैं। ठीक है। और उसको पर डे धुल धुल कर डालते हैं। इससे क्या होता है आपको मालूम है? जिसके घर में भी होगा वो ऐसा करेगा। ठीक है। क्या होता है उससे? उससे ये होता है कि कपड़े जितना ही धुलेगा वो सॉफ्ट होता चला जाएगा। आप लोग भी जानते होंगे, अगर न्यू कपड़ा खरीद के लाओ तो बच्चे के शरीर में क्या होगा, उसे चुभन होगी। ठीक है। उसे ईचिंग होगा। तो क्या होता है उस कपड़े का, भाई आपका बच्चा है, आप पुराना कपड़ा तो नहीं पहना होगे। पहले तो ये होता था, चलो ठीक है हमारा पहला बच्चा हुआ, किसी का घर में है, चलो चाचा का लड़का है, कुछ भी है तो उसका बदले में लेकर के पहना दिया गया। लेकिन आप ऐसा तो नहीं करोगे भाई, पहले का जमाना अलग था, आज का अलग है। ठीक है। कि मेरा बच्चा पैदा हुआ, किसी का कपड़ा क्यों पहने। ठीक है। तो अब क्या है, लोग पहले कपड़ा खरीद लेते हैं और खरीद करके उसको पर डे धुलते रहते हैं। ठीक। एक दो महीने से क्या करते हैं, या एक आध हफ्ते 10 दिन भी उसको धुल धुल कर डालते, ताकि वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है और बच्चे के लिए क्या होता है, उत्तम हो जाता है। ठीक है। नवजात शिशु के वस्त्र पूर्ण रूप से स्वच्छ हों। माता के गर्भ से बाहर आकर शिशु को वातावरण में भिन्न भिन्न तापमान का सामना करना पड़ता है। गर्भ में वह अत्यंत नियमित समान ताप में रहता है। ठीक है। क्या है, एक ही टेम्परेचर में रहता है। ठीक। इस अचानक परिवर्तन के कारण वह अकस्मात तैयार नहीं होता। ठीक है। भाई अचानक किसी को दूसरे एटमॉस्फेयर में रख दो तो कहाँ से एडजस्ट कर पाएगा। ठीक। शिशु का शरीर वायु तापमान के प्रभाव से शीघ्र गर्म तथा शीघ्र ठंडा हो जाता है। ठीक है। इन परिस्थितियों में शिशु के शरीर के तापमान को वायु प्रभाव से बचाकर, वायु यानी बाहरी प्रभाव से बचाकर शिशु की शारीरिक सुरक्षा का कार्य वस्त्रों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। अब क्या है, नवजात शिशु के वस्त्रों का चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है। हम बच्चे के लिए कपड़ा लेने जा रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमें प्रभावित करेंगे? शिशु के वस्त्रों की उपरोक्त वर्णित विशेषताओं के अतिरिक्त वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। जैसे मौसम हो गया, यानी एटमॉस्फियर हो गया, ठंडी है गर्मी है। ठीक है। सामान्य जलवायु की स्थिति हो गई, शिशु के कमरे का टेम्परेचर हो गया, शिशु की शारीरिक स्थिति हो गई। ठीक है। सामान्यतः हर अवसर पर शिशु वस्त्रों के लिए सूती वस्त्र ही सर्वोत्तम रहते हैं। ठीक है। कैसे वस्त्र? सूती वस्त्र ही सर्वोत्तम रहते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो क्या होता है, इस टाइप का नहीं कपड़े लोग लेते हैं कि इस तरीके का, ऐसे एक हल्की सी बस यहाँ पे ये होता है और फिर क्या होता है, ऐसे मतलब यहाँ से बांधने वाला होता है ना, एक इधर होता है एक इधर होता है, तो वो कपड़ा बेस्ट होता है क्योंकि उसके गले में पहनाने में दिक्कत नहीं होती है। शिशु के सूती परिधान जैसे लंगोट हो गया, तौलिए हो गया, गद्दियां हो गया तथा कंबल आदि आसानी से धोए जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? प्रसव के बाद स्त्री को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? उसे ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। प्रसव प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु गर्भ से बाहर आता है। शिशु का गर्भ से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। गर्भस्थ शिशु का जन्म कई प्रकार से हो सकता है। प्राकृतिक जन्म, उपकरण द्वारा जन्म, जटिल जन्म यानी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड बर्थ आदि। ठीक। शिशु के आवश्यक वस्त्र क्या क्या इसके वस्त्र होने चाहिए बच्चे के? तो 4 से 6 पहनने के वस्त्र, झबले फ्रॉक। ठीक है। वही मैं झबले की बात कर रही थी, मुझे बनाने नहीं आया, पता नहीं कैसे इस तरीके का ऐसे कुछ होता है ना, ऐसे मान लीजिए बना दे। ठीक। यहाँ पे ऐसे गला हो गया, ये चीजें जो हम बता रहे हैं। तो ठीक है। यहाँ पे ये जो ऐसे बांधने के लिए होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, झबले फ्रॉक आदि। ठीक। 2 से 3 दर्जन लंगोट। ठीक। क्योंकि बेबी क्या है, सूट हो जाते सब करते हैं। 2 से 3 प्लास्टिक के लंगोट कवर। ठीक। 2 से 3 बनियाने, 1 से 2 बाहर पहनने के परिधान, 1 से 2 स्वेटर टोपे मोजे सहित, 3 से 4 बीब और 1 से 2 गोद में लेने की तौलिया, गद्दियां और 2 से 3 गद्दियां। ठीक है। 2 प्लास्टिक अथवा रबड़ के टुकड़े 90 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है। जैसे बिस्तर पे बिछाने के लिए कि पॉटी सुसु वगैरह करे तो गंदा ना हो। 6 से 8 छोटी चादरें, 2 से 3 कंबल जिनमें से एक पालने में डालने के लिए, एक गोद में लेने के लिए तथा बाहर आने जाने के लिए 2 से 3 बच्चों की चादरें। ठीक है। 2 छोटी छोटी तौलिए, बड़ा तौलिया। ठीक। इसको तो ऐसे ही पढ़ा दिए तो आपको सब लोग जानते होंगे। जिनके घर में खास करके बच्चा होगा उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहनने के वस्त्र, छबले फ्राक आदि। शिशु के पहनने के वस्त्र
सूती नर्म होजरी के बने हुए रहने से कोमल, लचीले तथा पहनने में आसानी रहता है। डबल ब्रेस्ट के वस्त्र एक ओर से बांधने वाले हो सकते हैं, ऊपर से पहनाने वाले हो सकते हैं अथवा बिना बाहों वाले हो सकते हैं। सर्दी के मौसम में डबल ब्रेस्ट की कमीजें अच्छी रहती हैं। ठीक है, इनमें छाती तथा पेट पर गर्माहट बनी रहती है। शिशु की कमीजें आकार में पर्याप्त बड़ी होनी चाहिए। उनकी बाहें काफी ढीली होनी चाहिए जिससे शिशु को पहनाने में आसानी हो। यही ऊपर गर्दन से पहनाने वाले वस्त्र हो तो गला तथा बाह अधिक ढीली होनी चाहिए। ठीक है, अब लंगोट क्या है? शिशु के लंगोट कई प्रकार के बनाए जा सकते हैं। लंगोट के लिए उपयोग में लाए जाने वाले नरम वस्त्र होने चाहिए, मोटे होने चाहिए ताकि अधिक आर्द्रता सोख सके। ठीक है, तथा त्वचा को हानि भी न पहुंचाए। फलालैन के लंगोट सर्वोत्तम होते हैं। अब देखिए, अगर प्रश्न आ जाए कि बच्चे के लिए लंगोट किस किस कपड़े का बेस्ट होता है, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, फलालैन हो गया, वूल हो गया, तो आप क्या कहोगे कि फलालैन हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मिल गया। ठीक, पतले पुराने वस्त्रों को दोहरी तह करके, आप लोग इसे याद रखिएगा, मैं कम्युनिटी बॉक्स पे पोस्ट करूंगी। ठीक है, पतले पुराने, एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मुझे भी याद हो आप लोगों से क्या प्रश्न पूछना है। ठीक, अब क्या है, पतले पुराने कपड़ों को दोहरी तह करके बनाए गए लंगोट अच्छे होते हैं। ठीक, प्लास्टिक के लंगोट कवर, घर के बाहर आने जाने में शिशु को गोद में लेने पर वस्त्रों के गीले व गंदे होने का भय रहता है, इस कारण लंगोट के ऊपर प्लास्टिक के कवर पहना देने चाहिए। आजकल तो वो नहीं आता है हगीज वगैरह, ये प्लास्टिक के कवर, इसको स्किप करते हैं क्या? ये बीप पढ़ लेते हैं, इसको स्किप करते रहे। बीप का उपयोग क्या होता है? शिशु के वस्त्रों को गंदा होने से बचाने के लिए आवश्यक होता है। दूध पिलाते समय अथवा मुख से ओहो, अच्छा, जो गर्दन में इस तरीके का बच्चे के पहनने के लिए आता है। ठीक ठीक ठीक, मुंह में लार, उसको क्या कहते हैं? बीब कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, उसको क्या कहते हैं? बीब कहते हैं। ठीक, लार गिरकर वस्त्रों को गीले होने पर उन्हें बार बार बदलना पड़ता है, इस कारण 2 से 3 बीब बच्चों के वस्त्रों को बचाने के लिए आवश्यक होते हैं। कंबल तो हम लोग जान ही रहे हैं, कंबल भी किसका होना चाहिए? फलालैन के ऊनी अथवा नायलॉन के कंबल उत्तम रहते हैं। ठीक, इसको नहीं पढ़ रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं। छोटी चादरें, तौलिया, ये भी स्किप कर दे रहे हैं। तौलिया किसका होना चाहिए जान लीजिए। शिशु के लिए अलग से तौलिए खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है, घर के उपयोग में तौलिया यानी उपयोग में आ जाता है। ठीक है, अब इसको स्किप करके किनारे पढ़ते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, नवजात शिशु विशेषताएं एवं देखभाल। ठीक है, नियोनेटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केयर, यह अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की मानी जाती है। ये क्या है? 2 वीक, WWK। ठीक, 2 वीक की मानी जाती है। ठीक है, इस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं, यानी पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अवस्था को क्या कहते हैं? जन्म से लेकर के 2 वीक की अवस्था को क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट की अवस्था कहते हैं, यानी पीरियड ऑफ स्टेजमेंट कहते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि इस समय शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से बाहर निकलकर बाह्य वातावरण से समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। अब नवजात शिशु की शारीरिक विशेषताएं क्या हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोनेट, भार एवं लंबाई, वेट एंड क्या है? मेजर्स। ठीक है, सामान्य नवजात शिशु का वजन 6 से 8 पाउंड तक होता है और लंबाई 18 से 20 इंच होती है। कितनी होती है? 18 से 20 इंच होती है। ठीक है, और सेंटीमीटर में अगर कोई पूछ दे तो कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम बहुत बार बता चुके हैं। बालक शिशु बालिकाओं की अपेक्षा थोड़े अधिक लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, यानी जो बॉय होते हैं, बॉय बेबी होता है, वो क्या होता है? गर्ल से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, गर्ल्स क्या होती है? थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक, त्वचा यानी स्किन कैसा होगा? नवजात शिशु की त्वचा पतली तथा सूखी होती है। जब नवजात शिशु रोता है तो उसकी त्वचा झुर्रीदार तथा लाल हो जाती है। अतः शिशु की त्वचा की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। उचित देखभाल के अभाव में शिशु में विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों के विकसित होने की संभावना रहती है। उसके गाल कितने लाल लाल नहीं हो जाते, जिस सब कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, ठीक हो जाएगा। तो वही चीजें क्या है, मतलब समय से उसकी अच्छी देखभाल होनी चाहिए। शारीरिक अनुपात यानी फिजिकल प्रोपोर्शन, नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्क की अपेक्षा भिन्न होता है। सिर की तुलना में भुजाएं, धड़ तथा पैर छोटे होते हैं, यानी सिर क्या होता है? बड़ा होता है। कितना होता है? सिर 1/4 होता है ना,
देखिए नीचे दिया भी है, शिशु का सिर उसके पूरे शरीर का 1/4 भाग होता है, जबकि वयस्क में यह 1/7 होता है। ठीक है। शिशु के में खोपड़ी तथा चेहरे का अनुपात कितना होता है? 8:1 होता है। ये सारे डाटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करके कहीं रख लीजिएगा। ठीक है। जबकि वयस्क में यह कितना होता है? वो 1:2 होता है। ठीक। अस्थियां और बोन्स क्या होती हैं? नवजात शिशु की अस्थियां बहुत लचीली होती हैं, यानी फ्लेक्सिबल होती हैं। ये मुख्यतः कार्टिलेज की बनी होती हैं, इसमें कैल्शियम नहीं होता है। ठीक है। यानी क्या है, इनके जितने भी बोन्स हैं वो सब कार्टिलेज के बने हैं। आप कहोगे मैम ये कार्टिलेज क्या होता है? तो जैसे हमारे नाक हो गई, कान हो गई, ये जितने भी लचीले लचीले हैं, ये क्या हड्डी भी है और ऐसे लूज हो जा रहे हैं। पकड़ के ऐसे कान, क्या ऐसे कान पकड़ के मरोड़ दो तो क्या हुआ, यही सारे कार्टिलेज के बने होते हैं। इसीलिए बच्चा होता है, इसको चाहे जैसे चाहो, यूं यूं जिस तरीके से भी चाहो, क्या है, आप घुमा सकते हो और उनके हाथ पैर टूटने के उतने डर नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। ठीक है। इसीलिए एक फैक्ट पकड़ लो, इनके पास बोन्स क्या होती है, अभी मजबूत नहीं होती है। कैल्शियम का अभाव होता है, जब तक कैल्शियम नहीं मिलेगा तब तक इनसे इनके बोन्स क्या होंगे, मजबूत नहीं होंगे। और जब तक बोन्स क्या है, मजबूत नहीं होगा और बोन्स कैल्शियम नहीं पाएगा, तब तक क्या होगा, बोन मैरो, ये क्या है, अस्थि मज्जा हो गई ना। तो बोन मैरो में क्या होता है, जो ब्लड का निर्माण होता है, इनके में नहीं होगा। तो आप कहोगे मैम इनके में कहाँ होगा, तो लीवर में होगा। कहाँ होगा? लीवर में होगा। ठीक है। इनके में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है। अब क्या है, मांसपेशियां, यानी क्या है, मसल्स। नवजात शिशु की मांसपेशियां अविकसित तथा अक्रियाशील यानी इनएक्टिव होती हैं। धीरे धीरे मालिश व व्यायाम से इनमें पुष्टता आ जाती। पहले क्या, बच्चा छोटा होता, हाथ पैर नहीं चलाता, जब छोटा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर यूं यूं हाथ पैर ऊपर उठाता रहता है। ठीक है। आंखें क्या है, आईज। नवजात शिशु की आंखें जन्म के समय हल्के भूरे रंग की होती हैं, यानी हल्की ब्राउन कलर की होती हैं, जो कुछ दिनों में ही अपने वास्तविक कलर में बदल जाती है। यानी जो भी उसकी आइज कलर होगी, ग्रीन होगी, ब्लू होगी, ठीक है, उस कलर में क्या होगी, वो बदल जाएगी। ठीक। अब क्या है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन तथा विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा हरलॉक ने दी है। नवजात शिशु के तलवे पर पंजे से एड़ी की तरफ सहलाने पर उसके पैर की उंगलियां खुल जाती हैं। ये कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? तो आप कहोगे मैम ये बेबिंस्की होता है। क्या होता है? बेबिंस्की होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मोरो रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर जिस किसी ने भी रिफ्लेक्शन की वीडियो ना देखा हो, इसी प्लेलिस्ट में जाइएगा और वीडियो के ऊपर लिखा होगा थंबनेल पे जो जो टॉपिक हम पढ़ाएं उसमें रिफ्लेक्शन दिया होगा। और जितने भी रिफ्लेक्शन होते हैं, टोनिक रिफ्लेक्शन, तमाम रिफ्लेक्शन यानी 50 रिफ्लेक्शन जो होंगे बच्चे से जुड़े, हम सब करा रखे हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है। तो जो मोरो क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और बेबेंस्की को उसने बता ही दिया है। ठीक है ना। पामर ग्रब्स क्या होते हैं, सब हम पढ़ा चुके हैं। नवजात शिशु की शारीरिक शास्त्रीय क्रियाएं, यानी फिजिकल फंक्शंस ऑफ नियोनेट। श्वसन क्रिया यानी रेस्पायरेशन। नवजात शिशु का क्रंदन अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रंदन यानी रोना। ठीक है। क्या होता है, रोना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चे को किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है, लेकिन बच्चे का रोना बहुत जरूरी होता है। बच्चा रोता नहीं है तब तक उसकी सांसें नहीं फूलती हैं। ठीक है। तो रोने के द्वारा उसके फेफड़े फूल जाते हैं, जिससे उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसलिए बच्चे का रोना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चा बर्थ के समय रोता नहीं है तो डॉक्टर उसे छेड़ करके रुलाते हैं। ठीक है, कि ताकि रोए और उसकी श्वसन क्रिया क्या हो, प्रारंभ हो जाए। हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, आप लोग टीवी वगैरह में देखते होंगे, क्या है, झूठे बच्चे, मतलब चाहे जो भी सब दिखाते हो, ठीक है, क्या है, कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आती तो बाहर जो भी वेट कर रहे होते हैं फैमिली वाले, वो तुरंत जान जाते हैं कि हाँ बच्चा आ गया। ठीक। हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट क्या है, नवजात शिशु की धड़कन वयस्क की अपेक्षा अधिक होती है। कितने बार होती है आप लोग कमेंट करिएगा कि मैम क्या होती है, 140 प्रति मिनट होती है। 120 से 140 प्रति मिनट होती है। ठीक है। अब टेम्परेचर क्या है, आप कहोगे मैम तापमान वयस्कों की अपेक्षा नवजात शिशु का तापक्रम क्या होता है, अधिक होता है। देख ले एक बार, रिकॉर्ड तो हो रहा है, हाँ ठीक है, क्या है, अधिक होता है तथा अधिक परिवर्तनशील भी होता है। स्वस्थ अवस्था में भी नवजात शिशु का तापक्रम
2 डिग्री से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बदलता है। ठीक है, आप ये टेम्परेचर को नोट करके कहीं रख लीजिएगा, ये स्पेशली शिशु के लिए है। और हम लोगों का यानी वयस्क व्यक्तियों का टेम्परेचर कितना होता है, तो आप कहोगे मैम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसे सेल्सियस में बता दीजिए मैम, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और केल्विन में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, नाड़ी की गति देखिए यहाँ दे दिया, नाड़ी की गति। अच्छा, वहां पे हम सांस लेने वाला बताए हैं क्या? यहाँ क्या है? हृदय, हाँ नहीं नहीं सही है, नाड़ी और हृदय धड़कन एक ही साथ चलती है। नवजात शिशु नाड़ी की गति 120 से 150 प्रति मिनट होती है, परंतु कुछ दिनों बाद यह केवल 117 प्रति मिनट रह जाती है। यानी जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उस प्रकार से क्या होता है, उसकी श्वसन दर क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, श्वसन दर नहीं, नाड़ी गति। ठीक है, पल्स रेट। ठीक, वयस्कों की नाड़ी की गति 70 से 80 प्रति मिनट होती है, यानी एग्जैक्ट पूछे तो क्या होगी, 72 टाइम होता है। ठीक है, और श्वसन 1 मिनट में स्वस्थ व्यक्ति कितना करता है, तो आप कहोगे मैम 12 से लेकर के 20 प्रति मिनट तक एक स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है। चूसने संबंधी सहज क्रिया यानी रिफ्लेक्स सकिंग मूवमेंट, भूख लगने अथवा होठों के छुए जाने पर नवजात शिशु चूसने की सहज क्रिया करने लगता है। ठीक है, उसके मुख में उंगली डालो, देखो कैसे करता है। भूख का आकुंचन यानी हंगर। ठीक है, क्या है हंगर? प्रेट, अच्छा प्रेट, प्रेट 1954 के अनुसार, अध्ययन के अनुसार नवजात शिशु का पेट 4 से 5 घंटे में छोटी आंत 7 से 8 घंटे में तथा बड़ी आंतें 2 से 14 घंटे में खाली हो जाती। देखिए क्या दे रहा है। ठीक है, नींद यानी स्लिप, बच्चा बहुत सोता है। नवजात शिशु 15 से 20 घंटे प्रतिदिन सोता है। कितने तक? 15 से 20 घंटे, यानी 24 घंटे में से 20 घंटा सोता ही रहता है, केवल 4 घंटे जगता है। यह नींद छोटे छोटे अंतराल में होती है, यानी एक तार नहीं। ठीक है, कि एक बार सोया पूरा 20 घंटे सोए रह गए। ठीक, शिशु की आवश्यकताएं, अब उसकी आवश्यकताएं क्या है? इन्फेंट एंड देयर नीड्स, भारतीय नवजात शिशु का जन्म के समय वजन 2.5 से 3.5 किलोग्राम तथा औसतन 2.7 किलोग्राम होता है। ठीक है, इससे अगर कम है तो क्या होगा, बच्चे का वेट कम। ठीक है, आसन यानी पोस्चर, नवजात शिशु का आसन गर्भ में शिशु के समान के ही समान होता है। गर्भ में शिशु के आसन के ही समान होता है। अच्छा, जागने की स्थिति में उसके भुजाओं तथा पांवों में अच्छी क्रियाशीलता दिखाई देती है। सिर यानी हेड क्या है? दृष्टि की अच्छी तरह विकास नहीं हुआ रहता है। सिर की परिधि में 33 सेंटीमीटर रहती है। प्रथम 4 माह में सिर की परिधि में औसतन 2 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। श्वासोच्छ्वास यानी क्या है? रेस्पायरेशन क्या होता है? नवजात मुख तथा नाक दोनों से श्वसन लेते हैं, लेकिन जो वयस्क हो जाते हैं तो क्या है, उन्हें नाक से ही श्वसन लेना चाहिए। विशेष परिस्थिति में मुंह से भी श्वसन लिया जा सकता है। विशेष परिस्थिति कौन सी होगी? जैसे हमें कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, कुछ हमारे गले नाक में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, इस अवस्था में क्या है, मुख से भी श्वसन कर सकते हैं। ये नहीं कि नहीं नहीं हमें नाक से सांस लेना, हम नहीं लेंगे भले ही मर जाएंगे। ठीक, ऐसा वाला नहीं करो, दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ संकल्प नहीं होना चाहिए। श्वासोच्छ्वास उथला परंतु नियमित होता है। श्वासोच्छ्वास की गति 20 से 60 प्रति मिनट तथा औसतन 44 प्रति मिनट होती। बच्चे का देखिए, बच्चा कितने श्वास लेता है, 20 से 60 मिनट। उसका देखते हैं ना, इस तरीके से अगर बच्चा सोया हो, आप देखते हो ये दिल जो होता है इस तरीके धक 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 एकदम तुरंत कंटिन्यू ऐसे करता रहता है। हम लोग का 72 बार होता है ना, तो उसका कितना था, 120 से 150 बार। इसी तरीके से सांस भी बहुत लेता है, तो 20 से 60 प्रति मिनट लेता है। ठीक है, और औसतन 44 प्रति मिनट होता है। यानी अगर औसत कैसे निकाला जाता है, जैसे 5-7 लोग होते हैं तो उसमें से क्या है, बीच वाले जो जो कॉमन लोगों का होता है उसका औसत निकाला जाता है। तो जो 44 प्रति मिनट क्या है, सांस लेते हैं बच्चा 1 मिनट में 44 बार। ठीक है, आंख, नवजात शिशु की आंखें अधिकांश समय तक बंद रहती हैं तथा आंखें खोलना शिशु को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, वो हमेशा ही आंखें क्या करता है, बंद रखता है। अब यहाँ क्या है, जिह्वा जुड़ी होना, टंग टाई, इसमें जीभ का निचला हिस्सा निचले मसूड़ों के आंतरिक भाग के पेशियों के एक पट्टे द्वारा जुड़ा रहता है।
बाल यानी उसके हेयर, चेहरे तथा शरीर पर कोमल रोए पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बताएंगे आप लोग? इन्हें लेनोगो कहते हैं। क्या कहते हैं? लेनोगो कहते हैं। ठीक है। प्रथम माह में सिर के बाल झड़ जाते हैं। ठीक है। तापमान टेम्परेचर, नवजात शिशु का तापमान जन्म के समय 37.8 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये टेम्परेचर आप नोट करके कहीं रख लीजिएगा। त्वचा स्किन क्या है? जन्म के समय त्वचा का रंग गुलाबी होता है तथा त्वचा नाजुक होने के कारण थोड़े से दबाव अथवा घर्षण से लाल हो जाती है। इसके लिए क्या देखा जाता है? अपगार टेस्ट होता है। ठीक है। अपगार टेस्ट होता है, अपीयरेंस होता है, इस तरीके से करके सारी चीजें चेक की जाती है। एक दिन आप लोग को अपगार ला करके मैं बता दूंगी। नाभिरज्जु यानी क्या है? नोबल कार्ड, नेवल कार्ड या नोबल कार्ड जन्म के 24 घंटों में नाभिरज्जु सिकुड़ जाती है। 8 से 10 दिनों में नाभिरज्जु सूख जाती है। ठीक है। यानी जो उसके वो नहीं नाभि बांधे जाते हैं उसकी बात कर रहा हूं। मल निष्कासन क्रिया यानी स्टूल एक्शन प्रथम 3 से 4 दिन तक दिन में 3 से 4 बार मोकोनियम के रूप में मल का निष्कासन होता है। यानी छोटे बच्चे का जो पहला मल होता है उसको क्या कहते हैं? मोकोनियम कहते हैं। क्या कहेंगे? मोकोनियम या मेकोनियम कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाल को क्या कहेंगे? तो लेनोगो कहते हैं। ठीक है। और ये किस कलर का होता है? तो कहीं एग्जाम में पूछा था, ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। क्या क्या पढ़ना पड़ता है ना। मूत्र निष्कासन क्रिया यूरिनेशन जन्म के तुरंत बाद या जन्म लेते समय ही शिशु मूत्र निष्कासन कर देता है। ठीक है। शरीर के वजन में अंतर क्या है? जन्म के पश्चात प्रथम सप्ताह में शरीर के वजन का लगभग 10% वजन कम हो जाता है। ये चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जन्म के चौथे दिन से वजन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। यदि प्रारंभिक दिनों में जल की अधिक मात्रा की हानि होती है तो शिशु में निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन फीवर हो जाता है। निर्जलीकरण फीवर हो जाता है यानी पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा? निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन फीवर हो जाता है या हो सकता है। शिशु के पालन पोषण की विधियां क्या क्या हैं? पालन पोषण से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जो बालक के आने वाले जीवन का आधार बनाती है। माता पिता शिशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। शिशु को 2 प्रकार से भोजन दिया जाता है, एक स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग और एक ऊपरी दूध यानी टॉप फीडिंग। ठीक है। अब स्तनपान क्या है? स्तनपान शिशु का नैसर्गिक भोजन है। कैसा भोजन है? नैसर्गिक भोजन है। माता का दूध अन्य प्रकार की तुलना में सर्वोत्तम माना जाता है। कोलेस्ट्रम क्या है? जो माता के स्तन से 2 से 3 दिन में निकलने वाला, जो बर्थ के बाद बच्चे के बेबी के बर्थ के बाद 2 से 3 दिन जो निकलने वाला पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तथा शरीर के पाचक एंजाइम को उत्तेजित करता है। ठीक है। यानी जो खाए तो बच्चा क्या करे? एब्जॉर्ब हो जाए यानी अवशोषण हो जाए, अवशोषित हो जाए। ठीक है। शिशु को लगभग 6 माह से पूरक आहार देना चाहिए। यानी 6 माह तक, 6 मंथ तक क्या हो? बच्चे को केवल दूध पर रखना चाहिए। ठीक है। 6 मंथ के बाद क्या करे? उसे धीरे धीरे आलू मसल करके, सेब वगैरह क्या करे, छिलका हटा करके पानी में बॉईल करके दें उसे, केला खिलाएं, हल्का सा रोटी दाल में मसल के, ये सारी चीजें क्या है उसे देना शुरू कर देना चाहिए। जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं को 50 से 60 मिलीग्राम प्रतिक्रिया वजन के अनुसार दूध देना चाहिए। प्रतिक्रिया ने प्रति किलो मतलब केजी। माँ के दूध में शिशु के लिए आवश्यक सभी पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम, जल तथा अनेक विटामिन मौजूद रहते हैं। क्या क्या माँ के दूध में रहेगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम, जल तथा अनेक विटामिन मौजूद रहते हैं। शिशु जन्म के बाद 2 से 3 दिन तक माँ के स्तन से गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है। ऊपर बता दिए थे जिसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए, छोटे बच्चे के शरीर के रोए क्या होते हैं? तो कह दो मैम, लेनोवो होते हैं। उसका मल क्या होता है? तो मुकोनियम होता है। ठीक है। अभी इसमें है क्या? थोड़ा सा अच्छा है, यही शायद खत्म हो जाएगा। कोलेस्ट्रम में सामान्य दूध की अपेक्षा प्रोटीन तथा विटामिन ए की मात्रा अधिक पाए जाते हैं। विटामिन ए क्यों? विटामिन ए क्यों? क्योंकि पीला होता है और उसमें कैरोटीन होता है। ठीक है। स्तनपान के लाभ क्या है? माता का प्राकृतिक एवं सर्वोत्तम आहार। माता का दूध प्राकृतिक व सर्वोत्तम आहार है। ये शिशु की पाचन क्षमता के अनुकूल होता है।
माता का दूध पीने वाले शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है, यानी उसकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है। माता के दूध में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। माँ के दूध में किसी प्रकार के दूषित पदार्थ या मिलावट का भय नहीं रहता है। दुग्ध पान से शिशु के मुख का व्यायाम होता है, जिससे मुख, जबड़े तथा चेहरे की मांसपेशियों के निर्माण में सहायता मिलती है। जब बच्चा सक करता है यानी चूसता है तो क्या होता है, उसके शरीर के जो भी मांसपेशियां होती हैं एक्टिव होती हैं, चेहरे की मांसपेशियां, जबड़ा मजबूत होता है। ठीक है। दूसरे सप्ताह के अंत तक उन्हें 180 से 200 ml प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार दूध देना चाहिए। ठीक है। अब ऊपर का दूध क्या है, जिसे टॉप मिल्क कहा गया है। ऊपरी दूध में गाय का दूध हो गया, भैंस का दूध हो गया, सूखा दूध हो गया यानी ड्राई मिल्क यानी जो पाउडर होता है, आदि आते हैं, जिन्हें शिशु को बोतल के माध्यम से पिलाया जाता है। ऐसी माताओं को स्तनपान नहीं कराना चाहिए जो किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रसित हो। ठीक है। अब स्तन त्याग यानी वीनिंग। स्तन त्याग या वीनिंग का अर्थ है शिशु को स्तन पान न कराना, अर्थात शिशु को स्तन से अन्य आहार की ओर ले जाना ही वीनिंग कहलाता है। देखिए, एक बाय एक किसी भी चीज को हम नहीं खत्म कर सकते, चाहे वो हम हो चाहे छोटे बच्चे के लिए कोई भी चीज हो। एक बाय एक उसे दूध पिला रहे हो और तुरंत छोड़ दें तो इससे क्या होता है, बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो हमें धीरे 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 उसे क्या है, इस चीज को किसी हम अपने अंदर बता रहे हैं, अगर हम ही लोग को कोई चीज अपनी हैबिट को छोड़ना है ना, मान लीजिए हम दिन में सोते हैं, हम सोचे कि दिन में सोना छोड़, तो क्या है, इसको हमें धीरे 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 करना पड़ेगा। फिर हम एक बाइक खत्म करेंगे ना तो हमारे ऊपर इसका अलग ही प्रभाव होता है। ठीक। तो स्तन त्याग प्रक्रिया 3 पदों में क्रमशः अपनाई जानी चाहिए। तरल आहार द्वारा, ठीक है, यानी लिक्विड डाइट द्वारा। तरल आहार में अर्ध ठोस आहार की ओर ले जाने से, यानी क्या है, लिक्विड डाइट से सेमी सेमी ठोस आहार की ओर ले जाना, अर्ध ठोस आहार से ठोस आहार की ओर ले जाना। ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा है, जैसे पहले हम लिक्विड डाइट दें, फिर उसके बाद तरल आहार दें, फिर उसके बाद हल्का हल्का ठोस आहार देने लगे, जैसे केला वगैरह होगा, फिर ठोस आहार से उसे एकदम रोटी दाल की तरफ ले जाए, अर्ध ठोस से फिर रोटी दाल यानी ठोस आहार की तरफ ले जाए। 6 माह बाद पूरक आहार देना चाहिए। पूरक आहार यानी सप्लीमेंट डाइट, यानी दूध के साथ साथ हमें कुछ और भी देना चाहिए। ठीक है। जैसे 1 चम्मच दाल का पानी पिला दिए, हल्का सा आलू मसल के खिला दिए, केला मसल के खिला दिए, ये सारी चीजें। ठीक। मानव दूध के 100 मिलीग्राम में 1.2 ग्राम प्रोटीन होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन धात्री अवस्था में दुग्ध श्रावण के लिए आवश्यक होते हैं। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में सुन लीजिए। इसको लव हार्मोन कहते हैं, इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। आप कहोगे मैम इसको मिल्क हार्मोन कहते हैं, कहोगे मैम ये सारी चीजें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब माता धात्री जो माता होती है, यानी जो दुग्ध पिलाने वाली माता होती है, चाहे चाहे माता हो चाहे क्या हो, गाय भैंस हो, क्या है, गाय भैंस को क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो क्या होता है, दूध अधिक देती हैं। ठीक है। तो क्या है, लव लव हार्मोन इसे कहते हैं। ये क्या होता है, महिलाओं में जो हार्मोन्स होते हैं ना, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, उनके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और इसे बर्थ यानी जन्म के समय क्या होता है, जब बच्चा होने वाला होता है तो क्या करता है, मसल्स को क्या करता है, ढीला करता है। ठीक है। ये सारे काम, इसीलिए इसको ये सारे चीजें नामों से जाना जाता है। दूध एक अपारदर्शी सफेद द्रव है, यानी क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। दूध गिलास में रखे हो तो हम दूध की तली नहीं देख सकते हैं। ठीक है। जो माताओं की दुग्ध ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है, साधारणतः दूध में 85% द्रव होता है तथा शेष ठोस भाग तत्व यानी खनिज तथा वसा के बने होते हैं। भारतीय डेयरी परिषद के अनुसार लौह तत्व को छोड़कर दूध में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अगर कोई पूछे मिल्क में क्या नहीं होता है तो आप कहोगे मैम लौह तत्व नहीं होता है। मैं ये भी क्वेश्चन कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगी, आप लोग इसे आंसर जरूर करिएगा। ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे मैम लौह तत्व नहीं होता है, होने को तो विटामिन सी भी नहीं होता है, क्या विटामिन सी नहीं होता है, लेकिन लोग कहते हैं जब तक दूध को गर्म ना करो तब तक उसमें विटामिन सी अवेलेबल होता है। ठीक है। गर्म करने के बाद विटामिन सी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक। क्यों, क्योंकि विटामिन सी क्या है, ताप संवेदी विटामिन होता है। ठीक। अब शिशु का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और टीकाकरण, शायद इसके बाद यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया हो। टीके का आविष्कार सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। जॉन सॉल्क ने पोलियो के टीके का आविष्कार किया था। देखे है कि खत्म हो गए, यहाँ पे चीजें आप लोग की खत्म हो जाती हैं।
अब क्या है, आप लोग मन लगा करके पढ़िए। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए ना करिए, शेयर करिए ना करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप क्या है, पढ़ते चलें, ठीक है। अगर आपका मन करे तो लास्ट में एक कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कि मैम अच्छा पढ़ाई है। नहीं अच्छा पढ़ाई तो बुराई पढ़ाई, कुछ बुराई ही कर दीजिए, मैम आप बेकार पढ़ाती हैं, ठीक है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या कहेंगे एक बार, भाई आप कहे करे ना करे, मेरा काम है कहना, ठीक है। आप पढ़ते नहीं फिर भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ भाई। इधर 2-3 दिन से आप लोग कहाँ पढ़ रहे हो? नहीं तो ऐसे क्या होता था, 24 घंटे के अंदर वीडियो 100+ वॉच हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, 100, अब क्या है, 50, 40, 55, 60, 65। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, 3 दिन से प्रक्रिया हो रही है। आप लोग ना पढ़ें कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी लास्ट में वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।